What are debentures and what are their typical features? तो पहला सवाल है डिबेंचर्स क्या होते हैं और इनकी टिपिकल फीचर्स क्या होती हैं? This is the answer. Debentures are bonds issued by a company bearing a fixed rate of interest, usually payable half-yearly, with the principal amount repayable on a specific redemption date. They are normally secured, charged against the company's assets. हाँ, तो बेसिकली डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स होते हैं। इनमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो यूजुअली हर 6 महीने में मतलब हाफ ईयरली पेएबल होता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक रिडेम्पशन डेट पर वापस रीपे किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉर्मली कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। अच्छा, secured. जी हाँ, मतलब कंपनी की संपत्ति एक तरह से गिरवी रखी जाती है जिससे इन्वेस्टर को थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है। नाउ वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू कूपन बॉन्ड्स प्राइस्ड एंड ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में कूपन बॉन्ड्स को कैसे प्राइस और ट्रेड किया जाता है, ये कैसे होता है? Let us see the answer. In the secondary market, since the interest income is fixed to the face value, coupon bonds are traded at yield to maturity (YTM) based on market rates of interest. There is inverse relationship between their price and YTM. जी, तो सेकेंडरी मार्केट में जहां ये बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं, कूपन बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो फेस वैल्यू पर फिक्स्ड रहता है ना। हाँ। इसलिए इनकी ट्रेडिंग मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उस पर बेस्ड यील्ड टू मैच्योरिटी YTM पर होती है। और एक बात याद रखने वाली है कि इनके प्राइस और YTM के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब उल्टा? हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस कम होगी ताकि यील्ड नए रेट से मैच हो सके, और इसका उल्टा भी होता है। Let us go to next question. What are SEBI's regulatory requirements for the listing of all public issue securities and what conditions apply to the listing of long-term corporate debt securities issued via private placement? अगला सवाल है SEBI की regulatory requirements के बारे में। पब्लिक इशू सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगर लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू हुई हैं तो उनकी लिस्टिंग पर क्या कंडीशंस लागू होती हैं? This is the answer. All securities issued through a public issue must be listed in one or more stock exchanges. Privately placed debt securities with a maturity period of more than 365 days must comply with SEBI conditions for listing. तो देखिए, सेबी रूल्स के अनुसार जितनी भी सिक्योरिटीज पब्लिक इशू के थ्रू इशू की गई हैं उन्हें कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना कंपल्सरी है। अच्छा, कंपल्सरी है? कंपल्सरी है जी। और अगर डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू हुई हैं और उनका मैच्योरिटी पीरियड 365 डेज से ज्यादा है तो उन्हें भी लिस्टिंग के लिए सेबी की कंडीशंस माननी होंगी। इससे होता ही है कि लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इन सिक्योरिटीज की। Now we can discuss next question. What are the two primary categories into which public issues in the primary market can be classified? Primary market में public issues को किन दो मुख्य categories में classify किया जाता है? Let us see the answer. Public issues can be classified into initial public offerings यानी IPO and further public offerings यानी FPOs. हाँ, तो प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इश्यूज की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी IPO। ये तब होता है जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सके। ओके। और दूसरी है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स या इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स FPO भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा पब्लिक से फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स इशू करती है। Let us go to next question. According to the Companies Act, what constitutes a private placement? And what makes this method an efficient way for a company to raise capital? अगला सवाल प्राइवेट प्लेसमेंट पर है। कंपनीज एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और ये तरीका कंपनी के लिए कैपिटल रेज करने में एफिशिएंट क्यों माना जाता है? This is the answer. A private placement is an issue of shares or convertible securities by a company to a select group of persons under Companies Act 2013, अच्छा। which is neither a rights issue nor a public issue.
It is a faster way for a company to raise equity capital. अच्छा, मतलब आम पब्लिक के लिए नहीं। नहीं, ये ना तो राइट्स इशू होता है जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है और ना ही ये पब्लिक इशू होता है। ओके। और इसे एफिशिएंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इक्विटी कैपिटल रेज करने का एक फास्टर तरीका है। इसमें पब्लिक इशू जितनी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और फॉर्मेलिटीज नहीं होती। Now we can discuss next question. Under what specific condition can a red herring prospectus, RHP, for a further public offering, FPO, be filed without a price band, and how is the pricing information subsequently announced to the public? अगला सवाल RHP से जुड़ा है। किस specific condition में further public offering, FPO के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP बिना प्राइस बैंड के फाइल किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बाद में प्राइसिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक को कैसे नोटिफाई की जाती है? Let us see the answer. An RHP for an FPO can be filed without the price band. In such cases, the floor price or price band will be notified via an advertisement 1 day prior to the issue's opening. जी, FPO के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब RHP बिना प्राइस बैंड के फाइल किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी असल में बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। अच्छा, और ऐसे केसेस में इशू खुलने से ठीक एक दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड पब्लिक को नोटिफाई किया जाता है। फ्लोर प्राइस मतलब वो मिनिमम प्राइस जिस पर बिडिंग स्टार्ट हो सकती है। Let us go to next question. For a voluntary book-built issue where 100% of the net offer is to the public, what are the minimum and maximum proportional allotments mandated for retail individual investors, RIIs, non-institutional investors, NIIs, and qualified institutional buyers, QIBs? अब बात करते हैं allotments की। वॉलंटरी बुक बिल्ट इशू में जहां 100% नेट ऑफर पब्लिक को दिया जाता है, वहां रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, RIIs, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, NIIs, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs के लिए मिनिमम और मैक्सिमम प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट्स क्या तय किए गए हैं? This is the answer. In voluntary book-built issues, RIIs receive not less than 35%, NIIs not less than 15%, and QIBs not more than 50%, with 5% for mutual funds of the net offer to the public, respectively. हाँ, तो वॉलंटरी बुक बिल्ट इश्यूज में जहां पूरा 100% नेट ऑफर पब्लिक के लिए है, अलॉटमेंट का डिवीजन कुछ इस तरह होता है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी RIIs को कम से कम 35% हिस्सा मिलेगा। कम से कम 35%? जी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs को कम से कम 15% मिलेगा। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50%। हाँ, मैक्सिमम 50%, और इसमें से भी 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व्ड होता है। ये एलोकेशन ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। हर पर कैसे डिफाइन किया जाता है? इनकी डेफिनेशन क्या है? Let us see the answer. A retail individual investor is defined as an investor who applies or bids for securities of or for a value not more than 2 lakh rupees. जी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII की डेफिनेशन मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से काफी क्लियर है। ये वो इन्वेस्टर होता है जो सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करता है या बिड लगाता है, और उसकी टोटल एप्लीकेशन वैल्यू किसी एक इशू में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है। यानी 2 लाख रुपए तक? हाँ, 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन RII कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी को बनाने का मेन पर्पस यही है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन को पब्लिक इश्यूज में एनकरेज किया जा सके। Let us go to next question. What does the acronym ASBA stand for, and how does the ASBA facility manage an investor's application money for subscribing to an issue? और आखिरी सवाल आज का, ASBA के बारे में। ASBA का फुल फॉर्म क्या है, और ये फैसिलिटी किसी इशू को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वेस्टर के एप्लीकेशन मनी को कैसे मैनेज करती है? This is the answer. ASBA stands for Applications Supported by Blocked Amount. It is an application with authorization to block application money in the bank account, which is debited only if the application is selected for allotment or the issue is withdrawn or failed. ASBA का full form है Application Supported by Blocked Amount. ये basically एक application process है जिसमें investor अपने बैंक को ये authorization देता है कि वो application money को उसके account में block कर दे। मतलब पैसा कटता नहीं है। नहीं, पैसा फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ ब्लॉक होता है। वो अमाउंट डेबिट तभी होता है जब इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलता है,
या फिर अगर इशू विथड्रॉ हो जाए या फेल हो जाए तो पैसा अनब्लॉक हो जाता है। अच्छा। इससे इन्वेस्टर्स का पैसा बेवजह फंसा नहीं रहता अगर अलॉटमेंट ना मिले, और वो रिफंड वाली जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी थी पहले, वो खत्म हो जाती है।